हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग वैदेशिक क्षेत्र के तहत डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। आपको बताना है स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां क्या होता है, प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो स्वतंत्र व्यापार नीति है या फ्री ट्रेड पॉलिसी है वह नीति होता है जहां व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। ऐसा प्रायः क्षेत्रीय समझौतों में देखा जाता है। इनमें ग्रुप के सदस्य आपस में तो प्रशुल्क और अन्य व्यापार समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य जो देश है, सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ अपना प्रशुल्क, व्यापार प्रतिबंध और कमर्शियल नीतियां बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कथन ए कह रहा है कि नई एक्जिम नीति उदारवादी व बाजार परक है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है। कारण आर है, जो गैट है, इसने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नई निर्यात आयात नीति में विदेशी व्यापार को पूर्व की अपेक्षा जो है और उदार बनाया गया है। जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जो है यह समझौता तथा तत्पश्चात अस्तित्व में आया जब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु जो कथन है कारण है, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नांकित में से कौन सा वर्ष 2002 से 2007 की निर्यात आयात नीति का एक अंश नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे तीन जो है अंश दिया गया, तीन स्टेटमेंट दिया गया, आपको देखकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब जो है, जो एक अंश नहीं है 2002 से 2007 के निर्यात आयात नीति का, वह है वर्ष 2007 तक विश्व निर्यात का 10% हिस्सा प्राप्त करना इसका जो है उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओनली वन। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की निर्यात आयात नीति 2002 से 2007 के अंतर्गत भारत के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था और वर्ष 2002 में भारत की विश्व निर्यात में भागीदारी 0.67% थी, जो वर्ष 2007 तक 1.5% करने का लक्ष्य रखा गया था। और इस प्रकार कथन जो पहला है सही नहीं है, जबकि अन्य दोनों कथन सही हैं। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को वर्ष 2013 से 14 के $466 बिलियन से बढ़ाकर 2019-20 तक $900 बिलियन करना और विश्व निर्यात में भारत के निर्यात को 2% से बढ़ाकर जो है 3.5% करना है। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको बताना है, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं, तो स्टार व्यापार गृह के रूप में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, पंजीकृत निर्यातकों को विगत वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर आरोही क्रम में निर्यात गृह यानी एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेडिंग हाउस जो है या स्टार व्यापार गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्पष्ट है कि अनेक वर्षों तक उच्च स्तरीय निर्यात निष्पादन दिए गए विकल्पों में स्टार व्यापार गृह का होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, नई विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य जो है विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को वर्ष 2009 तक कितना करने का है? तो सही है 1.50%। और इसके बारे में देख लेते हैं। नई विदेशी व्यापार नीति जो है इसका उद्देश्य 2009 तक विश्व व्यापार में 1.5% की भागीदारी प्राप्त करने का था, इसलिए जो उत्तर सी है सही है। वर्तमान में विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 जो है क्रियान्वित है और इसके तहत 2019-20 तक विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय व्यापार नीति 2009 से 2014 का जो लक्ष्य है वो क्या है? पहला जो लक्ष्य दिया गया, वैश्विक व्यापार में भारत का अंश 2020 तक दोगुना करना। इसके बाद दूसरा जो है, प्रतिवर्ष निर्यातों में 25% का जो है वृद्धि प्राप्त करना और 2014 तक भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारत की विदेश व्यापार नीति 2009 से 2014 की घोषणा अगस्त 2009 में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने की थी। इसके प्रमुख जो उद्देश्य है निम्नलिखित है। व्यापार नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य ग्लोबल व्यापार में भारत के हिस्से को वर्ष 2020 तक दोगुना करना और वर्ष 2014 तक भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना। निर्यात में 15% वार्षिक वृद्धि के साथ साथ जो है वर्ष 2011 तक
200 बिलियन डॉलर वार्षिक का निर्यात का लक्ष्य और शेष तीनों वर्ष में यानी 2014 तक लगभग 25% वार्षिक वृद्धि दर का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो कथन जो 2 है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किस चीज का? तो निजीकरण नीति का, वैश्वीकरण नीति का और उदारीकरण नीति का, यानी डी ऑप्शन, इन सभी नीतियों को। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना जो है निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। सही जवाब होगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुक्त या स्वतंत्र व्यापार जो क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है, वह विशेष क्षेत्र होता है जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण आदि की सुविधाएं होती है। उपयुक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से भी मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां क्या होता है, उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से किस एक नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है? तो देखिए, जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। भारतीय एशिया में, जो भारत है, एशिया में प्रथम एक ऐसा देश है जिसने निर्यात में प्रभावी वृद्धि के उद्देश्य के तहत 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड की जो है स्थापना की थी। पुनः 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी आयात निर्यात नीति जो एक्जिम पॉलिसी है, इसमें निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से देश के सभी 8 यानी ईपीजेड जो है कांडला, सूरत, सांताक्रूज, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा, विशाखापट्टनम एवं कोची को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो है परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान में सेज अधिनियम 2005 के तहत 21 यानी 20+1 यानी केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में कुल जो है 354 सेज अधिसूचित हैं, जिसमें सर्वाधिक तेलंगाना जिसमें 56 है, जबकि ऑपरेशन सेज की कुल संख्या 240 है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था, कहां पे? तो कांडला में। और 113 है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है कांडला, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, कब? अप्रैल 2000 में। निकासी एवं नियंत्रण में अभिज्ञ कमियों, विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के अभाव, अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने और भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? वो है आपका तिरुवनंतपुरम, डी ऑप्शन। 116 में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन जो है मतलब इनमें सही है। पहला है, भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई थी। दूसरा है, भारतवर्ष में एसईजेड नीति बनाई गई थी 2000 में। और तीसरा है, वडोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है, मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सा कथन सही जवाब होगा? तो जो कथन दिया गया इसमें जो 4 कथन है उसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही जवाब है, ठीक है, ए ऑप्शन। और देखिए जो चौथा कथन दिया है गलत इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हीरे का खनन कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था, कहां पे? तो सूरत में। प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र सूरत में स्थापित किया गया। और इसके बारे में देख लेते हैं। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों को एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश की निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना सके। और वर्ष 2000 में सूरत में एक ईपीजेड यानी विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जो है इसकी स्थापना की गई, जो कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का ईपीजेड है। क्वेश्चन नंबर 118, नंदीग्राम
क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को, सी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में जो है सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को यानी विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो सही जवाब है वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था कब? तो सही जवाब होगा वर्ष 2005, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 है, फरवरी 2006 में प्रभावी हुए सेज एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए और बताइए कौन सा जो है इस एक्ट के तहत उद्देश्य है जो सही है। पहला उद्देश्य है अवसंरचना सुविधाओं का विकास, दूसरा विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन, और तीसरा है केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है पहला और दूसरा स्टेटमेंट, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेज अधिनियम वर्ष 2006 से प्रभावी हुआ। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, पहला है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, बी मतलब दूसरा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन, और तीसरा जो है घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को प्रोत्साहन, और चौथा है रोजगार अवसरों का सृजन, आधारभूत सुविधाओं का विकास। उपरोक्त विवरण के अनुसार कथन पहला दूसरा बिल्कुल सत्य है, तीसरा जो है असत्य है, क्योंकि सेज के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं दोनों को निर्यात को मतलब कह सकते हैं जो वस्तु या जो सेवाएं हैं इन दोनों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो सही जवाब होगा विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, डी ऑप्शन। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है, न कि उन्हें हतोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो जो अन्य कथन है सेज के उद्देश्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 123 है, गत वर्ष की अपेक्षा में विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात में विकास दर सर्वाधिक निम्न में से किस वर्ष रही? सही जवाब है 2007 से 2008। प्रश्नकाल के संदर्भित अवधि के दौरान उपयुक्त विकल्पों में वर्ष 2007-8 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात में विकास दर सर्वाधिक यानी 93% रही थी। आप यहां पर देख सकते हैं सेज इकाइयों के निर्यात प्रवृत्ति जो है निम्नानुसार रही है। 2006-7 में जो है 34,615 करोड़ है यानी वृद्धि 52% का। 2007-8 में वृद्धि 93% और 2008-9 में जो है वृद्धि है 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें आप और भी देख सकते हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे जो है पूरा यहाँ पे डेटा दिया गया है। आप देखकर एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या जून 2012 में किस राज्य में हुई? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। तो किस राज्य में हुई थी? देखिए अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या जून 2012 में किस राज्य में थी? तो आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 125 है, निम्नलिखित में से कौन जो है कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो संगठन है आपको दिया गया है। पहला जो है मतलब कि कौन संगठन जो है भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करता है? पहला खनिज एवं धातु व्यापार निगम, दूसरा आयात निर्यात बैंक, तीसरा है राज्य व्यापार निगम और चौथा है भारतीय खाद्य निगम। तो बताइए। तो देखिए इसमें जो दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी ए ऑप्शन, यह जो है यह जो संगठन है भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। तो चारों आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? 1982 में। 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक यानी जो है एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी तथा 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। क्वेश्चन नंबर 127 है, ईसीजीसी जो संबंधित है किससे है? तो देखिए ईसीजीसी जो संबंध रखता है किस मतलब कि क्षेत्र से रखता है? सही जवाब है निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से, बी ऑप्शन।
देखिए, निर्यात साख एवं गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी जो है, इसकी स्थापना 1957 में निर्यात जोखिम बीमा निगम के नाम से देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से संबंधित साख के जोखिम कवर के लिए की गई थी। 1964 में इसे ईसीजीसी में परिवर्तित किया गया। यह निर्यात व्यापार संबंधी वित्तीय एवं बीमा से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? तो वो है आपका डी ऑप्शन, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था निर्यात वित्तीय एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? तो सही जवाब होगा ईसीजीसी। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा जो है करती है? निर्यात साख एवं गारंटी निगम, बी ऑप्शन। यह जो संस्था है निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ईपीसीजी है, इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, और इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात क्षमता बढ़ाने, निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 132 है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो सही जवाब होगा ईसीजीसी, एमएमटीसी और एसटीसी, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। देखिए, जो ईसीजीसी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका उद्देश्य निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार का संवर्धन करना है। और एसटीसी जो है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एमएमटीसी जो है, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, का उद्देश्य जो है इनका भी विदेश व्यापार को संवर्धन करना है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1996 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड या फाउंडेशन की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 1996 में की गई थी। इसका उद्देश्य है इंडिया ब्रांड को वैश्विक बनाना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड वर्ष 2002 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में परिवर्तित हो गया, जब भारतीय उद्योग महासंघ ने उसमें भागीदारी प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 134 है, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी। दूसरा है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि। और चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी। तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए जो होगा वह तीसरा और चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। आगे इसके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के पेपर जो है, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इम्प्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ 2017 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 37,273 थी, और 2011-12 में बढ़कर 1,0755 हो गई थी। जबकि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता जो है 2004-05 में आप देख सकते हैं 12,419, और 2011-12 में बढ़कर कितना हो गया? 2,82,515। तो देख लीजिएगा। इसी में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो डेटा दिया गया है कि देश का 68.8% जनसंख्या और 72.4% कार्यबल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। हालांकि कुछ वर्षों से शहरीकरण से कार्यबल में जो है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी घट रही है। 1993-94 में कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी 77.8% थी, जो 2011-12 में घटकर 70.9% हो गई। और लगभग 2/3 ग्रामीण आय अब जो है गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1993-94 में 57% थी, और 2011-12 में घटकर 39% रह गई। 2004-05 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है, और 1994 से 2005 के दौरान ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर 1.45 जो है % थी, जो 2005 से 2012 के दौरान मिलकर -0.28% हो गई। ध्यान में रखिएगा।
135 नंबर है, उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने दो योजनाएं बनाई थी, जो FCNR-A और FCNR-B कहलाती है। इन दो योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें जो सही कथन कौन सा है? आप देख सकते हैं 4 कथन दिया गया है। इसमें जो सही है वह पहला कथन, योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगतता है, और दूसरा जो है योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आय अंतर को अन्य बैंक पूरा करते हैं। और इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है, केवल योजना ए वापस ली गई। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में आपको बताना है, मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की, तभी उसे निम्नांकित स्थान दिया। क्या दिया? तो तृतीय स्थान दिया। मॉर्गन स्टैनले ने 1998 में उभरते हुए बाजारों में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया था। मॉर्गन स्टैनले के इस आकलन में ब्राजील को प्रथम जबकि मैक्सिको को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 से, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो सही जवाब है जापान। जापान के मिकीमोतो कोकिची, ये जो है इन्होंने मोती से कल्चर मोती उत्पादन की तकनीकी का जो है आविष्कार किया। तो नाम याद रखिएगा, मिकीमोतो कोकिची। और इस आविष्कार के बाद ही जापान में कल्चर मोती उत्पादन का उद्योग तेजी से विकसित हुआ। 138 नंबर है, भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अनेक देशों के तुलना में काफी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन दिया गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत में पर्यटकों को जो है आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना अपर्याप्त है। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए देश में पर्यटन उद्योग अन्य देशों की अपेक्षा छोटा है। इसका प्रमुख कारण देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 2006 के रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने यात्रा की। तो सही जवाब है फ्रांस की। अगर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए तो थोड़ा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्रश्नकाल और जनवरी 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प ए ही सही है। यानी 2021 में UNWTO के द्वारा जारी इंटरनेशनल टूरिज्म हाईलाइट संस्करण 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के द्वारा सर्वाधिक यात्रा फ्रांस 89 मिलियन के लिए जो है की गई, और उसके बाद स्पेन, यूएसए, चीन और इटली का स्थान है। तो पहला स्थान फ्रांस का है, ध्यान में रखिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, यानी 140। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रमण वाला देश है, वो है आपका फ्रांस, सी ऑप्शन। तो इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से वर्ष 2010 में भारतीय पर्यटकों का सर्वप्रिय गंतव्य कौन देश था? तो सही जवाब है सिंगापुर। देखिए, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद दिए गए विकल्प में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। वर्ष 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसा देश रहा जहां भारत से गंतव्यता संख्या जो है विश्व में सर्वाधिक रही, करीब 23.72%, और उसके बाद सऊदी अरब, यूएसए और थाईलैंड का स्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में जो है विगत वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है इसका सही जवाब होगा 2008 से 9 जो यह समय है, इस समय यानी विगत वर्ष की अपेक्षा गिरावट इस समय जो है दर्ज की गई थी। तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो विदेशी जो टूरिस्ट हैं सबसे अधिक आते हैं कौन से राज्य में? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए तमिलनाडु, मतलब कि 5 राज्य जो कह सकते हैं कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार
राज्यवार विदेशी पर्यटक आगमन के संदर्भ में जो शीर्ष 5 राज्य है, पहला है तमिलनाडु की, दूसरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 144 है, वर्तमान डाटा के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें आने वाले डोमेस्टिक यानी स्वदेशी टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? वह है आंध्र प्रदेश। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया गया था, तो सही जवाब आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 145 में आपको बताना है, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ट्रेवल एंड लेजर के सर्वेक्षण 2009 में पर्यटन के दृष्टिकोण से दुनिया में सर्वोत्तम शहर चुना गया। किस शहर को? तो सही जवाब उदयपुर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, सन 2000 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खुला है वे है भारत और किनके? तो चीन। भारत और चीन। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और तिब्बत को आपस में जो है ये जोड़ता है। प्राचीन काल में इसे सिल्क मार्ग भी कहा जाता था। वर्ष 1962 में भारत चीन के जो युद्ध है इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत ने फरवरी 2011 में स्वतंत्र व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया। किसके साथ? तो जापान से। 16 फरवरी 2011 को जापान के साथ जो है स्वतंत्र व्यापार समझौते यानी एफटीए या व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर टोक्यो में जो है हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 है, अभी हाल ही में भारत ने विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किन देशों के साथ? तो सही जवाब है मलेशिया से। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित किन दो देशों ने अभी हाल ही में द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 1995 से 2005 के दशक में निम्न देशों में से किसने जो है सर्वाधिक डंपिंग रोधी उपायों का जो है प्रयोग किया? तो सर्वाधिक डंपिंग रोधी उपायों का प्रयोग किया है, सही जवाब है भारत, डी ऑप्शन। और यहां पर आप देख सकते हैं डंपिंग रोधी उपायों की जो संख्या है 2005 से 2015 और 1995 से 2005 के बीच। यूएसए में 240, 1995 से 2005 और 2005 से 2015 के लिए जो है 137। चीन, यूरोपीय संघ और भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2018 यानी 2017 और 18 में भारत द्वारा सर्वाधिक डंपिंग रोधी उपायों के प्रयोग के संदर्भ में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 151 है, ई बीज किससे संबंधित है? तो सरकारी सेवाओं के पहुंच के लिए एकल द्वार से यानी प्लेटफॉर्म से जो है ई बीज संबंधित है। ई बीज पोर्टल जो है सरकारी सेवाओं के पहुंच के लिए एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से संबंधित है और ई बीज का संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशन में इंफोसिस के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता को बढ़ावा देकर देश में व्यवसाय परिवेश को सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 152 है, ई व्यापार का क्या अर्थ है? तो ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार करना है, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 153 से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेहद इंतजार रहता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम और क्विज ग्रुप का जो है लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा।